अगला उनका पद है, सरवर तीर पद्मनी आई, खोपा छेरी केस मकुलाई। शशिमुख अंग मलय गिरि बासा, नागिनी झांपी नीन चहुपासा। ओनई घटा परी जग छाहा, शशि के शरण लीन जनुराम। छपि गए दिन ही भानु के दशा, लेई निशि नखत चांद पर बसा। भूली चकोर दिति मुख लावा, मेघ घटा महा चंद देखा। दसन दामिनी कोकल भाखी, भाव धनुक गगन ले। नैन खंजन दुई केली करेगी, कुछ नारंग मधुकर रस ले। सरवर रूप विमोहा, हे गोलोरो हिले। पाव छुए मुख पाव, एहि मिस लह रही दे। बहुत ही सुंदर उनके सौंदर्य का चित्रण करते हुए मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि जो पद्मावती हैं वह सरवर तीर पद्मनी आई। जो पद्मावती जी हैं वो मान सरोवर के किनारे चली आई हैं और वहां आकर जब वो खड़ी होती हैं तो खापा छोरी केस मकुलाई। वो अपने जो उन्होंने बालों को बांध रखा है, जो उनका जूड़ा बना रखा है, उस जूड़े को खोल करके अपने बालों को बिखरा देती हैं और जो उनका सौंदर्य है वो और अधिक अतुलित हो उठता है। जैसे ही वो अपने बंधे हुए जूड़े को खोलती हैं और अपने बालों को बिखराती हैं तो उनका सौंदर्य इतना अपने आप में अनुभवनीय हो जाता है कि प्रकृति से उसकी तुलना करते हुए कभी आगे कहते हैं कि शशि मुख अंग मलय गिरि बासा। ऐसा लगता है कि जैसे ही वह अपने बालों को खोलती हैं पद्मावती, तो ऐसा लगता है कि पद्मावती का जो शशि मुख चंद्रमा के समान जो सुंदर उनका मुख है, वदन है, वह मुख अंग मलय गिरि बासा। उनके मलय गिरि के समान जो सुंदर सुडौल उनका शरीर है, देह है, उस पर सुशोभित हो। बहुत ही सुंदर चित्रण करते हैं कि पूरा का पूरा जो उनका शरीर है वो अपने आप मलय गिरि के समान दिखाई देता है और उस मलय गिरि पर जो उनका मुखमंडल है वो चंद्रमा के समान सुशोभित होता हुआ प्रतीत होने लगता है। नागन झांपी लीन चहुपासा। और यही नहीं, क्योंकि जो उन्होंने अपने बाल चारों ओर खोल करके बिखरा दिए हैं वो बिल्कुल ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे कि उनके मुख पर चारों ओर बिखरे हुए बाल जो हैं वो चंद्रमा की सुगंध से आकर्षित होकर जैसे कोई सर्प, कोई नागिन उसे चारों ओर से घेर लेता है, उसी प्रकार से उनके चारों ओर बिखरे हुए जो बाल हैं उन्होंने उनके चंद्रमुख को चारों ओर से घेर लिया है। तो उनके अंग से मलय गिरि की सुगंध आ रही है और उनके मुख पर जो बिखरे हुए बाल हैं वो बिल्कुल इस प्रकार से शोभित हो रहे हैं जैसे सर्पों की मालाओं ने चंद्रमा को चारों ओर से घेर लिया है। बहुत ही सुंदर चित्रण, बहुत ही सुंदर दृश्य। जायसी और आगे कहते हैं कि ओनई घटा परी जग छाहा, शशि के शरण लीन जनुराम। वो आगे कहते हैं कि ओनई घटा, उनका क्योंकि बाल जो है उनके मुख के चारों ओर बिखर चुके हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे कि जो केश बादलों के समान दिखाई दे रहे हैं वो इस प्रकार से उनके मुख के चारों तरफ छा गए हैं जैसे कि संपूर्ण संसार को, संपूर्ण जगत को छाया ने घेर लिया। मुख रूपी चंद्रमा के चारों ओर जो केश हैं वो इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं जिस प्रकार से मानो चंद्रमा की शरण में खुद ही राहु काले रंग का बता रहे हैं, बाल उनके काले हैं और बालों ने उनके मुखमंडल को घेर लिया है। मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है तो चंद्रमा के समान जो उनका सुंदर मुखमंडल है उस मुखमंडल पर जो बिखरे हुए उनके केश हैं, अलगे हैं, वो इस प्रकार से सुशोभित हो रही हैं जैसे कि मानो स्वयं राहु चंद्रमा की शरण में चला आया हो। और पद्मावती का जो सौंदर्य है वो छपी के दिन ही भानु के दशक। ऐसा लग रहा है पद्मावती के सौंदर्य ने सूर्य को
दिन में ही छिपने के लिए विवश है। वो इतना आकुलित है, अपने आप में इतना तेज उनके मुखमंडल पर है कि जो दूसरा सूर्य है वो छिप गया है, और चंद्रमा जो पद्मावती का मुख है वो अपने आप अपने तारों के साथ, नक्षत्रों के साथ, किरणों के साथ प्रकट होगा, क्योंकि जब सूर्य छुपेगा तभी चंद्रमा उदित होगा। तो अब तुलना जो पद्मावती जी के सौंदर्य की, उनके मुख के सौंदर्य की जो तुलना है वो चंद्रमा से की जा रही है। तो चंद्रमा इस समय प्रकाशित है, निश्चित रूप से सूर्य छुप चुका है। तो कवि ये कह रहे हैं कि ऐसी कल्पना कवि करते हैं, ऐसा लग रहा है मानो जो पद्मावती का चंद्रमुख है, उस चंद्रमुख ने सूर्य को दिन में ही छुपने के लिए विवश कर दिया है, और जैसे ही सूर्य छुपा है वैसे ही पद्मावती का जो चंद्रमुख है वह अपने समस्त नक्षत्रों के साथ, किरणों के साथ वो उस जगह पर, उस मानसरोवर पर आकर के प्रकट हो गया है, मानो आकाश मंडल में आकर के प्रकट हो गया है। क्योंकि मानसरोवर की जो आभा जो है वो नीली है, और आकाश मंडल की जो आभा है वो नीली है। तो जैसे पृथ्वी पर मानसरोवर पर जो पद्मावती का मुखमंडल है वो अपने आप में प्रकाशित है, ऐसा लग रहा है जैसे आकाश में दिन में ही सूर्य के स्थान पर चंद्रमा प्रकट हो गया, वो अपने तारों के और अपनी संपूर्ण आभा के साथ में। इसी के साथ साथ उनके सौंदर्य को और अधिक प्रभावी रूप से अभिव्यक्त करते हुए जायसी जी आगे कहते हैं कि भूली चकोर विधि मुख लावा, मेघ घटा महाचंद देखावा। मानो क्योंकि दिन में रात्रि का समय हो गया है, तो जो पक्षी हैं वह भी भ्रमित हो गए हैं, उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो पद्मावती का जो मुख है उसे देखकर, जो कि केशों से घिरा हुआ उनका जो सुंदर वदन है, जो उनका सुंदर चंद्रमुख है, उसको देखकर चकोर भी भ्रमित हो गया। वो उनके उस मुखमंडल को देखकर यह सोचने लगा, यह विचार करने लगा कि बादलों के बीच में चंद्रमा निकल आया। बाल काले, जो उनके काले बाल हैं वह बादलों के समान घिरे हुए प्रतीत हो रहे हैं, और उनके मध्य में उनका जो मुख है वो चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहा है। तो चकवा भी, चकोर पक्षी भी उनके उस मुखमंडल को देखकर, जो केश रूपी बादलों से घिरा हुआ है, उसे देखकर भ्रमित हो जाता है और देखता ही रहता है। और क्या वह जो चकोर उनके मुख को देख रहा है वो यह सोचने लगता है कि अब बादलों के बीच में चंद्रमा निकल आया है, और वह चकोर सब कुछ भूल जाता है और केवल पद्मावती के सौंदर्य का पान करने लगता है, उन्हीं को देखता रहता है, उन्हीं को देखने लगता है। मेघ घटा मां चंद्र दिखावा, चंद्रमा को, मेघ घटा के मध्य वह चंद्रमा को देख रहा है, अर्थात अलकों से सुशोभित जो उनका मुखमंडल है वो उन पर ही अपनी दृष्टि जो है उसको डाल देता है। दसन दामिनी कोकिल भाभी, भौहें धनुक गगन ले। बहुत ही सुंदर चित्रण जायसी आगे करते हैं, और जायसी आगे कहते हैं कि उनकी जो दंत पंक्तियां हैं वो बिजली के समान, दामिनी, दामिनी बिजली, बिजली के समान चमक रही है, और जो उनकी वाणी है कोकिल भाभी, उनकी वाणी कोयल के समान बहुत ही मधुर है, हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लेने वाली है, कर्णों को अपनी ओर खींच लेने वाली है। तो उनकी जो वाणी है वो कोयल के समान मधुर है, और जो उनकी दंत पंक्तियां हैं मुखमंडल पर सुशोभित, वह दंत पंक्ति बिजली के समान चमक रही है, और जो उनकी भौहें हैं वो तो मानो ऐसी लग रही हैं जैसे कि आकाश में इंद्रधनुष को लेकर, उसके सौंदर्य को लेकर के और उसकी आकृति से बड़े सुडौल तरीके से उनको बनाया गया है। भौहें धनुक गगन ले जाती, अर्थात उनके भावों की जो वो सुंदर आकृति है वो आकाश में दिखने वाले इंद्रधनुष की जो सुंदर आकृति है, आभा है, उससे लेकर करके बनाई गई है। नैन खंजन हुई केली करेंगी, और उनके मुखमंडल पर जो दो नेत्र हैं वो दोनों नेत्र उनके खंजन पक्षी से
जो नेत्र होते हैं उनके सौंदर्य की तुलना की जाती है, क्योंकि खंजन पक्षी बहुत सुंदर। तो खंजन पक्षी के समान दो नेत्र उनके मुख मंडल पर सुशोभित हैं और वो मानो आपस में क्रीड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, वो क्रीड़ा कर रहे हैं, परस्पर क्रीड़ा करते हुए, बात करते हुए से प्रतीत हो रहे हैं। उनके दोनों नेत्र कुछ कहते हुए से प्रतीत हो रहे हैं। और जो उनका वक्षस्थल है वह कुछ नारंग मधुकर रस लेही। उनका जो वक्षस्थल है वो नारंगी के समान अपने आप में अत्यधिक पुष्ट है और कठोर है, और उस नारंगी के समान जो उनका वक्षस्थल है उसके ऊपर भंवरा आकर बैठा हुआ है, जो अग्रभाग श्यामल अग्रभाग है उसके रूप में मानो वो भंवरा जो है वो नारंगी पर आकर बैठ गया है, और वह काला भंवरा उनके जो वक्षस्थल है उसका रसपान कर रहा है, उसी प्रकार जैसे कि भंवरा नारंगी का रसपान करता है, इस प्रकार से वो श्यामल अग्रभाग प्रतीत हो रहा है। तो इस रूप में जो पद्मावती का सौंदर्य है वो अपने आप में अनुपमेय है, सुंदर है, रमणीय है। और आगे कहते हैं सर्वर रूप विमोहा ये होलर ही रे, अर्थात जो सौंदर्य है उसे देखकर सर्वर रूप विमोहा, जो मान सरोवर है उसका हृदय भी मानो हिलोरे लेने लगा है। मान सरोवर का हृदय पद्मावती के सौंदर्य को देखकर मोहित हो गया है, और वो अंदर ही अंदर अपनी लहरों के रूप में उसकी अभिव्यक्ति को, अपने हृदय की मोहित अवस्था को अभिव्यक्त करता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। पाव छुए मग पावों तेही निसी लहरें, और उनके सौंदर्य के आगे नतमस्तक होकर उनके सौंदर्य को मानो आदर और सत्कार देता हुआ जो मान सरोवर का हृदय है वो इस प्रकार हिलोरे दे रहा है कि उनके पांव का स्पर्श करने के लिए वह अपनी लहरों को आगे बढ़ाने लगा है। तो इस रूप में जो पद्मावती का सौंदर्य है उस अपूर्व चित्रण को कवि ने यहाँ पर किया है, उनके सौंदर्य का अपूर्व चित्रण कवि ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है, जो अपने आप में प्रकृति से भी अधिक मोहित कर लेने वाला है। और यहाँ पर जायसी ने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान आदि इन समस्त अलंकारों की सृष्टि करते हुए इस सौंदर्य की अभिव्यंजना की है। थैंक यू।